लोग अक्सर ये समझते हैं कि भाई जो फार्म का जानवर है वो बेसिकली उसका जो मीट है ना वो मंडी के जानवर के मुकाबले में ना अच्छा नहीं होता, या उसमें वो क्वालिटी वाला नहीं होता। देखें ये एक हवाले से ना, मतलब अगर इसको ओवरऑल देखा जाए, जिस तरह लोग ओवरऑल इस बात को समझ रहे होते हैं, तो ये एक थोड़ी सी जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इस हवाले से कि देखें अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो जो प्रॉपर वनडे में पला हुआ जानवर होता है ना, वो डेफिनेटली उसका वेट गेन दूसरे मंडी के जानवर से अच्छा होता है। सेम एज का, सेम नस्ल का जो एक आम जो है वो चारे पे पला हुआ होगा, वो रिजल्ट नहीं देगा कि जो सेम एज का, सेम नस्ल का जानवर जो वनडे पे पला होगा। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो मैंने प्राइस रिवील की थी अपने बछड़े की, उसमें ये मैं बताना भूल गया था कि मेरे बछड़े का जो वेट है वो कितना था। तो जो कसाई था, जो जाहिर सी बात है काम करने वाला था, उससे भी मुझे आज भाई आप सब छोड़कर अपना फार्म जरूर खोलें। जितने सब्सक्राइबर्स हैं 200 प्लस जानवर इजीली मिल जाएंगे आपको पलाई के लिए। ये साल बस थोड़ी हिम्मत कर लें, सारे काम छोड़कर। ये बात भी सही है इनकी अपनी जगह कि अगर आप के पास जगह है, आप खुद रख सकते हैं, तो आप 2-3 महीने पहले जो जानवर बाय कर लें और आप उसको अपने पास पालें। पूरा एक टॉपिक है और इस टॉपिक पे वाकई एक वीडियो बननी चाहिए। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी आने वाले दिनों में मैं जो कराची में कुछ फार्म्स हैं मैं उनका विजिट करूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग स्टार्ट हुआ और बच्चे आ गए। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई दोस्तों, सीज़न क्योंकि ऑफ हो गया है तो अब भाई हम दोबारा अपने कामों में लग चुके हैं। खास तौर पर अपने सोलर के कामों में भाई मैं दोबारा लग चुका हूँ। तो कल भाई मेरा दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरा तो मैं कल व्लॉग नहीं बना पाया। आज भी भाई एक टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया हुआ, उससे मुझे बात करनी है। और टॉपिक सिलेक्शन जो है वो लास्ट जो मैंने व्लॉग किया था उससे ही वो टॉपिक जो है मैंने सेलेक्ट किया है। काफ़ी दोस्तों के हवाले से कमेंट्स आ रहे थे, तो एक दो जो है वो टॉपिक्स मैंने निकाले, उस पर बात करेंगे। अच्छा, अभी जो है ना, अभी भी मैं जो है वो सोलर की एक क्यूरी है, मतलब एक सर्वे है, उसके लिए जा रहा हूँ मैं। तो वहाँ से आऊँगा तो फिर देखते हैं भाई, टाइम मिलता है इंशाल्लाह व्लॉग अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी भाई दोस्तों, एक जो चीज़ है ना भाई, वो यहाँ पे ये एक मैंने पैनाफ्लेक्स बनवाया है और अभी मैं इसको रिवील नहीं करूँगा ये पैनाफ्लेक्स जो होगा किस चीज़ का है, क्यों बनवाया है, इसमें क्या है ऐसा, आप गैस करें कि इसमें क्या हो सकता है ऐसा पैनाफ्लेक्स में। तो खैर 12 बनाई, आने वाले ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर इसको रिवील करेंगे कि किस लिए बनवाया है। बाद में मैं आयरा के स्कूल गया हुआ था, वहाँ पे कोर्स मिल रहा था, तो आज कोर्स हमने आयरा का लिया है। उसके अलावा फिर मैं आगे चला गया पैनाफ्लेक्स बनवाने के लिए। तो फिर वहीं पर ही मुझे आइडिया आया कि भाई ये पैनाफ्लेक्स मुझे बनवाना चाहिए। जहन में मेरा आइडिया तो घूम रहा था, तो मैंने पैनाफ्लेक्स भी आज सुबह ही बनवाया। तो अभी बस मैं अभी सोलर के लिए निकल रहा हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आने के बाद जो है वो देखते हैं, हम ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। आयरा भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम आयरा। आयरा की तबीयत ख़राब चल रही है। आयरा क्या हो रहा है आपको बेटा? आयरा की उल्टी आ जाती है, बुखार हो जाता है, एकदम बुखार हो जाता है, फिर उतर जाता है। चलो भाई, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आयरा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बाकी मैं भी निकल रहा हूँ दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। और उमूमन मैं जो है ना सर्वे का ये टाइम रखता हूँ, सुकून से जाता हूँ, सर्वे करता हूँ, जो भी होता है डिटेल्स वगैरह सोलर की हम वहाँ पे चेक करते हैं, फिर अपना जो कोटेशन होती है हम उनको देते हैं। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने उन कस्टमर्स का जिन्होंने वेट किया इतना, क्योंकि वो जो सर्वे जमा हो गए थे वो मैं एक एक करके वो सर्वे कंडक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को काफ़ी क्यूरीज आ रही थी जब मैं मंडी के व्लॉग्स कर रहा था, तो काफ़ी मेरे पास क्यूरीज जो है सोलर की जमा हो गई थी। उस टाइम मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया था, मैंने कहा आप थोड़ा सा टाइम दे दें, ईद ख़त्म होते ही फिर मैं इंशाल्लाह जो है वो आपके पास आऊँगा। तो अभी जो है वो हम सर्वे हमने दोबारा स्टार्ट कर दिए। बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें ज़रा टाइम लगता है, सर्वे होता है प्रॉपर, फिर जो है वो उसमें 1-2 मीटिंग्स होती है, उसके बाद फाइनल डिसीजन होता है। तो अभी भी माशाल्लाह तकरीबन 12 किलोवाट का प्रोजेक्ट है, इसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो देखते हैं भाई क्या उसका जो है वो रिजल्ट निकलता है। तो चले भाई, अभी आता हूँ ज़रा मैं होके, फिर इंशाल्लाह ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी दोस्तों अब ज़रा अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि टॉपिक से ज़्यादा हम भाई एक Q&A रख लेते हैं, क्योंकि लास्ट जो मैंने ब्लॉग किया था काफ़ी भाई माशाल्लाह आप दोस्तों का अच्छा रिस्पांस रहा उस पर, और बहुत सारे भाई कमेंट्स आए और एक समझ लें कि एक डिबेटेबल टॉपिक बन गया था वो। तो मैंने सोचा कि अब वो जो कमेंट्स मेरे पास आए ना, तो मैं अपने तौर पे जो है वो जो चीज़ें मैं समझता हूँ मैं अपने हिसाब से इसको आंसर कर देता हूँ। तो ये कि मेरी राय भी सामने आ जाएगी, बाकी आप उस पर फर्दर आपकी क्या राय होगी फिर वो भी आप इंशाल्लाह कमेंट्स में इस वीडियो के आप बताइएगा, ताकि हमें आगे भी चीज़ें जो इम्प्रूव करने का मौका मिले। तो स्टार्ट करते हैं भाई कमेंट से। एक जो कमेंट आया था वो ये आया था कि जो हमने बाइंग करनी है उस हवाले से एक कमेंट आया था, क्योंकि मैंने उसमें 65,000 के हिसाब से बाइंग का एक फार्मूला दिया था कि इस हिसाब से आपने बाइंग करनी है। अच्छा, कमेंट जो इस तरह के 2-3 आए थे ना, मैं अब उसको एक मर्ज करके जो मैं बात कर रहा हूँ कि 40 से 45,000 रुपये के हिसाब से बता रहे थे कि भाई वो आपने बाइंग करनी चाहिए, वरना तो फिर आपको जानना बहुत महंगा पड़ जाएगा। देखिए 40 से 45,000 की जो बाइंग है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जो कट्टू वाला माल होता है ना, कटने के लिए जाता है, वो उसके हिसाब से आप बता रहे हैं। मैं बेसिकली जो उस वक्त बात कर रहा था ब्लॉग में, वो बात कर रहा था
जो पलाई वाला माल होता है जिसमें हम कलर भी देख रहे होते हैं, फिर नस्ल भी देख रहे होते हैं, नाप झालर भी देख रहे होते हैं, ताकि आगे जाके भाई उसके रिजल्ट्स आए। वो जो है वो पलाई में जो है वो जानवर हमें मतलब इन दी एंड जो है वो हमें थोड़ा जो है वो बजट में हमारे अच्छे रिजल्ट्स है। तो उस हवाले से बेसिकली मैं बाइंग की बात कर रहा था। तो जो मैंने अपना फार्मूला रखा था वो इस हिसाब से रखा था। तो ये एक मैंने कहा एक कंफ्यूजन अगर हो रही थी तो मैंने सोचा यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैंने जो 65,000 रुपये पर मंथ बताया था वो एक नस्ली जानवर जो होता है जिसमें हम कलर भी देख रहे होते हैं, नाप झालर भी देख रहे होते हैं, और दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं जो पलाई के हिसाब से वो देख रहे होते हैं, तो उस हवाले से मैंने बताया था। अच्छा, उसमें फिर आगे अगर हम कमेंट्स की तरफ जाएं, अच्छा हाँ, सोलर पैनल के जो मेरे पास 2-3 इस तरह के कमेंट्स आए, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में सोलर पैनल वॉश कर रहा था अपने, और दोपहर का नहीं सुबह का टाइम था, आई थिंक शायद 9-10 बज रहे थे, मुझे याद नहीं है। तो उसमें काफ़ी दोस्तों ने बोला है कि आप जो है वो सोलर पैनल शाम के टाइम धोया करें या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जिस वक्त सूरज की तपिश नहीं होती है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि सोलर पैनल वॉश करने का जो सही टाइम है वो बिल्कुल शाम का टाइम है, सूरज जो है वो डूबने वाला होता है। उसकी वजह ये है कि अगर कहीं से भी शॉर्ट सर्किट होता है पैनल में तो वो करंट लगने का खतरा हो सकता है। अच्छा, मैं जो अपने पैनल वॉश कर रहा था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 पैनल लगे हुए हैं, तो 2 पैनल का जो सीरीज करंट बनता है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि जिससे आपको झटका लगे। तो मैं इस वजह से जो है वो दिन के टाइम जो है वो सोलर पैनल अपना साफ कर रहा था। वैसे अगर मेरे पास ज़्यादा पैनल्स लगे होते, या 3 या 4 पैनल्स लगे होते सीरीज में, इनका वोल्टेज काफ़ी बढ़ जाता है, तो फिर जो है वो सूटेबल नहीं था कि आप उसको तपती हुई धूप में उसको धोएं। आप फिर तो तरीक़ेकार यही है कि आप जो है वो उसको बिल्कुल जब सूरज ढल रहा हो तब आप उसको वॉश करें। तो ये 3-4 इस तरह के कमेंट्स आए थे, सोचा मैंने इसको आंसर कर दूं यहीं पर ही। एक भाई ने कमेंट किया कि भाई बेस्ट यही है कि आप ईद से 2 मंथ पहले रहीम यार खान या मुल्तान से बाय करें और 2 मंथ के लिए खुद केयर करें, इससे इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा आपको, फार्म से पलाई पर बहुत कॉस्टली पड़ेगा। ये बात भी सही है इनकी अपनी जगह कि अगर आप के पास जगह है, आप खुद रख सकते हैं, तो आप 2-3 महीने पहले जो जानवर बाय कर लें और आप उसको अपने पास पालें, और जो तरीक़ेकार है, जो अच्छा वंडा है, अगर आप उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि देखें जो रिजल्ट्स आते हैं ना, अगर आप आखिर के 3 महीनों में अच्छा वंडा देंगे, मेहनत करेंगे, प्रॉपर वैक्सीनेशन करेंगे जानवर की, और अच्छा माहौल देंगे, तो 3 महीने में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा वेट गेन इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो ये बात भी सही है कि अगर आप बिल्कुल आप इससे 3 महीने पहले अगर जानवर बाय करते हैं और अपने पास पालते हैं तो आपका एक्सपेंस भी कम होगा और जो रिजल्ट आप लेना चाह रहे हो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। इसके बाद बहुत से दोस्त मंडी को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वनडे पर पला हुआ जानवर और मंडी की परचेज किए हुए जानवर मीट क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, इसमें देखें ये चीज़ है कि जो मंडी में जानवर आते हैं ना, अब वो मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। एक तो वो कहीं किसी के घरों में पले हुए होते हैं, कहीं जो है वो मंडी से परचेजिंग हुई भी होती है। नॉर्मल जानवर जो है वो कहते हैं ना कि एक रेवड़ की शक्ल में ही पले हुए होते हैं। तो हर तरह की कैटेगरी मंडी में आती है। मंडी में जो फार्मों का पला हुआ माल आता है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी है, उसका आपको जो रेट्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेंगे। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो जो प्रॉपर वनडे में पला हुआ जानवर होता है ना, वो डेफिनेटली उसका वेट गेन दूसरे मंडी के जानवर से अच्छा होता है। मिसाल है कि अगर एक 2 साल का जानवर, या जिस 2 दांत में जैसे 28 महीने का कोई जानवर है, वो अगर सेम एज का, सेम नस्ल का, जो एक आम जो है वो चारे पे पला हुआ होगा, वो रिजल्ट नहीं देगा कि जो सेम एज का, सेम नस्ल का जानवर जो वनडे पे पला हुआ। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और वनडे में क्योंकि जो आपका जो प्रोटीन का रेशो है वो ज़्यादा रखा जाता है, तो प्रोटीन ही बेसिकली मसल को बिल्ड करता है। तो डेफिनेटली जो वनडे पे पला हुआ फार्म का जानवर होता है वो वेट गेन ज़्यादा करता है। ये भी एक फैक्टर है कि अगर फार्म पे आप जानवर पलवाएंगे तो जाहिर सी बात है जिसको वंडा दिया जाता है वो ज़्यादा ही वेट गेन करता है जानवरों से। तो खैर, इसके बाद जो कमेंट है उसको देख लेते हैं। परचेजिंग कब और कहाँ से करनी चाहिए, इस पर भी एक वीडियो बना है। देखिए ये पूरा एक टॉपिक है, और इस टॉपिक पे वाकई एक वीडियो बननी चाहिए। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी आने वाले दिनों में मैं जो कराची में कुछ फार्म्स हैं मैं उनका विजिट करूँ, और कोशिश करेंगे बिल्कुल जो कम से कम प्राइस है वहाँ से हम स्टार्ट करें कि भाई हमें जो है वो जानवर अगर कम से कम प्राइस में लेना हो तो कहाँ से हमें अभी मिल सकता है, जो खीरा जानवर हो या 2 दांत का हो, जिसको हम अगले साल 2026 की पलाई पे लेके जाना चाहते हैं। तो पहले फार्म से स्टार्ट करेंगे, फिर जैसे मलीर मंडी है वहाँ पे भी जा सकते हैं हम, और जो दूसरी मंडी है शहर की वहाँ पे भी जाके हम देख सकते हैं। तो इस पर भी इंशाल्लाह एक जो है वीडियो बनाएंगे और आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसको टॉपिक को कैसे लेके चलना है। अच्छा, एक और कमेंट है वो ये कि इस तरह की वीडियोस में जानवर की बाइंग के टाइम के पॉइंट्स जो माइंड में रखे होते हैं वो भी हाईलाइट करें। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब जानवर बाय करने के लिए जाए, जो हमें पलवाना है फार्म पे, तो उसमें क्या क्या पॉइंट जो है वो मद्देनजर रखने चाहिए ताकि वो आपको आइडिया हो कि वो जानवर पलने वाला है कि नहीं, या रिजल्ट देगा कि नहीं। तो इस पर भी एक वाकई वीडियो जो है बनती है डेडिकेटेड, जिसमें बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, जानवर की नस्ल देखी जाती है, उसके हाथ पैर देखे जाते हैं,
अगर वो खीरा है तो उसका कद देखा जाता है, उसका फ्रेम देखा जाता है, हाथ पाँव देखे जाते हैं, झालर देखी जाती है, प्रिंट देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम जब अगर कभी मंडी गए और हमने इस तरह के जानवर देखे तो हम वो चीज़ें हाईलाइट करेंगे कि ये चीज़ें जो है वो आपको एक पलाई के हिसाब से जानवर में देखनी चाहिए, और ये वाला जो जानवर है ये पलाई में आपको अच्छे बेटर रिजल्ट देगा। चलें अब आगे बढ़ते हैं। 2025 का जानवर का वेट और उसकी कैलकुलेशन डिटेल्स शेयर करें दोस्त की। देखें, हाँ, ये मुझसे काफ़ी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, और मैं ये खैर जो मैंने प्राइस रिवील की थी अपने बछड़े की उसमें ये मैं बताना भूल गया था कि मेरे बछड़े का जो वेट है वो कितना था। तो जो कसाई था, जो जाहिर सी बात है काम करने वाला था, उससे भी मुझे 7 मन प्लस बताया था कि इसमें मीट वेट है, और मेरे भी अंदाज़ा तकरीबन 7.5 मन का था। तो तकरीबन माशाल्लाह उसमें इतना ही करीब इसके आसपास जो है वो गोश्त निकला था। अच्छा, एक जो है वो कमेंट ये है कि वाज भाई आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, बस एक मसला जहन में आ रहा है, उसका जवाब लाजमी दिएगा। पलाई के दौरान जानवर को कोई बीमारी लग जाती है जिसकी वजह से उसको हलाल करना पड़ेगा, तो उस सूरत में क्या कंडीशंस होती हैं? जानवर का नुकसान मालिक के ज़िम्मे होगा या पलाई कैटल फार्म के? देखें, ये तो ना टोटली जाहिर सी बात है, लाइव स्टॉक है तो एक रिस्क वाली चीज़ है। मतलब इसमें ज़िंदगी मौत का और सांस का कुछ नहीं पता होता कि भाई कब किसको क्या बीमारी लग जाए और उसको जो है वो हलाल करना पड़े। तो ये तो खैर फार्मर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और ना उसके पास ऊपर होती है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि आप जब आपने फार्म पे अपना जानवर दिया तो जो भी उसके प्रोटोकॉल्स हैं, जो वैक्सीनेशन के हवाले से हैं या और जो उसकी जो एहतियाती तदाबीर है, वो आप जो है वो आप फॉलो अप उसका लेते रहें, ताकि आपको भी पता हो कि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल से आपका जानवर गुजर रहा है, सारी वैक्सीनेशन उसकी हुई हुई है, उसकी हेल्थ केयर का ख्याल रखा जा रहा है। तो ये तो खैर एक पार्ट ऑफ दी वर्क है, इसमें ये सारी चीज़ें होती रहती है। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला को सबके लिए आसानी करे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाज भाई आपने जब रोज़ परचेज किया था उस वक्त लाइव वेट क्या था और उसके बाद में लाइव वेट क्या था? अच्छा, लाइव वेट तो खैर नहीं, मैं आपको मीट वेट के हिसाब से बता देता हूँ, क्योंकि लाइव वेट तो उस वक्त नहीं किया था हमने। मीट वेट का एक अंदाज़ा मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 5 सवा 5 मन का होगा जिस टाइम पे मैंने लिया था। और उसके बाद जो है वो उसके सींग भी कटे थे जिसकी वजह से काफ़ी बैक हुआ था वो। फिर जो है उसने दोबारा माशाल्लाह प्रोग्रेस स्टार्ट की थी। तो एंड में जब वो मेरे पास आया था तकरीबन 7 साढ़े 7 मन के अराउंड, 7.5 मन के अराउंड जो है उसका मीट वेट था। तो आपने क्वेश्चन लाइव वेट में पूछा था, बट मैंने मीट वेट के हिसाब से आपको बता दिया। लाइव वेट उमूमन जो है वो उसका डबल ही समझा जाता है मीट वेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो लोगों के जहन में होता है, जो फार्म पे जब जानवर पलवाते हैं उस हवाले से लोगों के जहन में होता है। ब्रो, टॉक अबाउट मीट टू फैट रेशियो इन फार्म वर्सेस मंडी। योर कैलकुलेशंस आर हाईली ऑप्टिमिस्टिक विदाउट कंसीडरिंग एनी रिस्क इन फार्म एनिमल्स। fat content is too high, so the real meat weight is much lower than what you have shown. अच्छा, इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो मेरा बछड़ा जो ज़िबा हुआ है, उस हवाले से भी मैंने जो उसका देखा वो भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, क्योंकि वीडियो तो मैं दिखा नहीं सकता था। तो मैंने जो चीज़ देखी वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। इन्होंने फैट रेशो के हिसाब से बोला कि जाहिर सी बात है हमारे जहनों में ये बात आती है कि भाई फार्म के जानवर क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं तो उनमें फ़ैट रेशो ज़्यादा होता है। फ़ैट रेशो डेफिनेटली ज़्यादा होता है, उसकी वजह ये है कि जिस तरह की उनको डाइट दी जाती है। देखें, एक डाइट होती है वनडे की। वनडा जो होता है वो जानवर में जो जो प्रोटीन लेवल है ना वो बढ़ाता है, यानी कि उसमें जो मसल्स की बिल्डिंग है ना वो बढ़ाता है वनडा। वनडे का ये काम होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें इसमें ऐड ऑन की जाती हैं, अगर क्लाइंट उनको कहता है कि आपने ये चीज़ें भी ऐड करनी है, तो उसमें फिर आपके जो फैट्स होते हैं ना, जब फैट्स उसमें ऐड किए जाते हैं, जैसे घी दिया जाता है, मक्खन दिया जाता है, उसमें क्या होता है, ये दूध होता है, उसमें भी फैट का रेशो होता है। तो हाई मिल्क जो हाई क्रीम मिल्क होता है जो वो दिया जाता है, उसमें भी सब में फैट रेशो होता है। तो वो फिर फैट जो है ना वो आपकी जो जो बॉडी होती है, जानवर की जो बॉडी होती है, जो मतलब जो गोश्त होता है मीट के ऊपर, फिर वो फैट की लेयर आना शुरू हो जाती है। तो वो मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ कि अगर मैं अपना जानवर पलवाऊंगा तो मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करूँगा कि मैं अपने जानवर पे जो है वो ये चीज़ें घी या जो है वो मक्खन ये चीज़ें चलवाऊँ, क्योंकि ये क्लाइंट का एक अपना एक जो है वो ऑप्शन होता है। अगर वो अवेल करना चाहे, वो फार्मर को बोलना चाहे ठीक है आप मेरे जानवर को घी दें या मक्खन दें। अच्छा, अब ये जो दूध पिलाना और घी देना या आपको जो है वो मक्खन देना, ये जो कस्टमर है ये अपनी उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कस्टमर कहता है कि ठीक है आप ये चीज़ दें, तो वो चीज़ फिर वो फार्मर वो जानवर को देता है। और उसको कस्टमर को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। जाहिर सी बात है जो जानवर पलवाते हुए आ रहे हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर वो चीज़ देंगे तो वो चीज़ जानवर में आएगी, वो फैट रेशोस में आएगा। तो अगर आप खाली वनडे पे पलवाते हैं, मेरी सोच ये है कि अगर मैं जानवर दूंगा या मैंने जो दिया था अभी
उसमें अगर अभी मैं उसकी फैट रेशो की बात करता हूँ आपसे, तो मेरा तो खैर नजरिया ये है कि मैं उसको सिर्फ वनडे पे पलवाऊँ ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका मीट रेशो उसका बढ़े। अच्छा, मेरा जो बछड़ा था उसमें मैं आपको बताऊँ, उसकी जो पेट वाली साइड थी ना उस पर थोड़ा सा फैट था, और जो उसकी राने थी उस पर हल्का हल्का फैट था, ज़्यादा फैट नहीं था, हल्का फैट था। कसाई का भी भाई ये यहाँ पे कहना था कि वाकई आपका जो बछड़ा है इसमें बहुत कम फैट निकला है, मतलब उसका भी ये जहन में था कि यार ये फार्म का जानवर है, इसमें बहुत ज़्यादा फैट निकलेगा। मगर क्यों ज़्यादातर उसकी पलाई मोस्टली वनडे पे हुई हुई थी, जो ऑर्गेनिक वंडा होता है, तो उसके रिजल्ट के हिसाब से ज़्यादातर उसने जो वेट गेन किया था ना, वो ज़्यादातर वेट उसका गेन मीट पे था। अच्छा, अब यहाँ पे जो बेसिक हमारा टॉपिक था, या जो जिसका हमारा टाइटल भी है कि भाई लोग अक्सर ये समझते हैं कि भाई जो फार्म का जानवर है वो बेसिकली उसका जो मीट है ना वो मंडी के जानवर के मुकाबले में ना अच्छा नहीं होता, या उसमें वो क्वालिटी वाला नहीं होता। देखिए, ये एक हवाले से ना, मतलब अगर इसको ओवरऑल देखा जाए, जिस तरह लोग ओवरऑल इस बात को समझ रहे होते हैं, तो ये एक थोड़ी सी जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो इस हवाले से कि देखिए, जानवर की कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि जानवर की कैटेगरी क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी एज क्या है, तो ये चीज़ें जो है ना डिफाइन करती हैं कि जानवर का मीट जो है वो किस तरीके का होगा। अब मिसाल है, अगर आप फार्म पे जानवर पलवाते हैं, ऑर्गेनिक वनडे पे पलवाते हैं, जानवर 2 दांत या 4 दांत का है, तो उसकी आपको मीट क्वालिटी जो आप मंडी से जानवर उठा रहे हैं तकरीबन मेरे हिसाब से सेम ही मिलेगी, बल्कि आपको मीट का रेशो उसका ज़्यादा अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक वनडे पे पला हुआ है, और उसका मीट का जो है वो जो क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है, जो गोश्त है उसका वो भी ज़्यादा आपको मिलेगा। जो जानवरों में अक्सर ये लोग कहते हैं कि जानवर का गोश्त काला हो गया और कटने के बाद जानवर का गोश्त काला निकल रहा है, ये चीज़ें, अब देखें इन डेप्थ तो मुझे इतनी ये चीज़ें नहीं पता, मगर एक जो जनरल इसकी जो एक वजाहत है वो ये है कि देखें जानवर की जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो उसके गोश्त में फ़र्क आता रहता है। अच्छा, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं कि अगर हम मुर्गी का गोश्त खाते हैं, अब जैसे मैंने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, तो उसमें अगर मैं एक यंग मुर्गी हलाल करता हूँ, 4 या 5 या 6 महीने की मुर्गी जो तैयार मुर्गी होती है, तो उसका गोश्त जो है जल्दी गलेगा भी और जायकेदार भी होगा। अच्छा, अगर दूसरी तरफ मैं एक ऐसी मुर्गी को हलाल करता हूँ कि जो 2-3 साल से अंडे दे रही थी और उसने अपनी एज भी पूरी कर दी है, तो जाहिर सी बात है वो मुर्गी का जब हम गोश्त पकाएंगे तो वो गलने में भी टाइम लेगा और वो उसका वो जायका भी नहीं होगा। तो ऐसे ही होता है कि जब आप जानवर पलवाते हैं फार्म पे, या आप इवन मंडी से भी लेते हैं, तो जो ज़्यादा एज का जानवर होता है तो उसके गोश्त में डेफिनेटली जो है वो फ़र्क होता है जो एक यंग जानवर होगा। और बेसिकली जो लोग जिस चीज़ को समझ रहे होते हैं ना फार्म के जानवर में गोश्त के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये ज़्यादातर उसमें जो फैट रेशो आता है ना, लोग उसको ज़्यादातर जो है वो थोड़ा नेगेटिविटी में लेके जा रहे होते हैं। देखिए, अगेन मैं वही बात कहूँगा जो पहले मैंने कही थी, फैट रेशो उसी वक्त आता है कि जब कस्टमर की तरफ से भी डिमांड होती है कि ठीक है आप जो है वो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको दें, आप घी, तेल, मक्खन, ये सारे दूध वगैरह जब इसको देंगे, तो जाहिर सी बात है वो फैट रेशो जानवर पे आता है। तो जाहिर सी बात है मीट के साथ फैट जब मिक्स होगा तो जाहिर सी बात है जो रूखा गोश्त खाने को पसंद करते हैं तो फिर उसमें ये फैट रेशो वाला गोश्त को जो है वो प्रेफर नहीं करेंगे। तो यही चीज़ भाई यहाँ पे भी बड़े जानवरों पे भी लागू होती है कि जहाँ जहाँ एज फैक्टर जो है बढ़ता है जानवर का, 8 दांत या इससे क्रॉस कर जाता है, तो जाहिर सी बात है उसके फिर मीट में ना फर्क आता है। अगर फार्म का जानवर आप ऑर्गेनिक वनडे पे पलवाएं और उसको जो है वो आप 2 दांत या 4 दांत या 6 दांत में हलाल करते हैं, तो आपको कोई इतना बड़ा मीट में डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर आप मंडी से भी लेते हैं और अगर फार्म से भी अगर आप पलवा के उसको ज़िबा करते हैं, तो गोश्त में आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। मैं फिर वो अगेन वही बात करूंगा कि अगर मैं जानवर पलवाऊंगा तो मैं बेसिकली जिन चीज़ों को देख रहा हूँ, यही देख रहा हूँ कि मुझे जस्ट एक ऑर्गेनिक वनडे पे उसकी पलाई करवानी है। मैं ज़्यादातर जो फैटी डाइट होगी मैं उससे अवॉइड करूँगा ताकि भाई गोश्त जो है वो ज़्यादातर फैट फ्री रहे। तो मेरे एक अपनी ये सोच है, तो जाहिर सी बात है मैं फिर उसी हवाले से लेके चाहूँगा। तो मैं जो रिजल्ट अचीव करना चाह रहा हूँ फार्म के जानवर से, तो मैं मीट के हवाले से भी, एक तो मीट रेशो बढ़ेगा और मीट क्वालिटी भी इससे जो है इम्प्रूव होगी। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि 2 दांत या 4 दांत रहे, मैक्सिमम अगर जो है वो 6 दांत पे जा रहा है तो वो चला जाए। तो ये बेसिकली मीट के हवाले से बेसिकली एक जो आज का एक टॉपिक भी कह लें जिसको आप, ये एक मेरी एक वजाहत थी। अब इसमें आप दोस्त मजीद आप क्या इसमें अपनी राय रखते हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो लास्ट टॉपिक पे हमने बात की थी उस हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें मेडिकेशन और वैक्सीनेशन और डॉक्टर विजिट चार्जेस भी इंक्लूड हैं भाई। बेसिकली मैंने जो 40,000 पलाई के चार्जेस बताए थे, तो उस हवाले से उन्होंने क्वेश्चन किया है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब फार्म पे जानवर पालने के लिए दिया जाता है तो उसमें उसकी जो वैक्सीनेशन होती है वो शामिल होती है, उसकी मेडिकेशन वो भी शामिल होती है। जो नॉर्मल मेडिकेशन होती है वो तो शामिल होती है, खुदा ना खास्ता कोई मसला आ गया जानवर में, जो मैंने सुना है फार्मर से, मुझे डिटेल नहीं पता है, तो फार्मर ही आपको ब्रीफ करेगा कि अगर उसमें जो है वो कोई अगर मसाइल आते हैं, तो अगर कोई लंबा कोई इसका कोई प्रोसीजर चलता है या कोई लंबा कोई इसका इलाज चल रहा होता है, तो शायद उसमें फिर वो फार्मर से चार्ज करते हैं।
तो ऐसे ही कुछ है। बहरहाल ये इसके मुझे इन डेप्थ इतना नहीं पता। हाँ बहरहाल डॉक्टर जो उसमें मेडिकेशन कर रहा है, नॉर्मल जो मेडिकेशन हो रही है, जो नॉर्मल जो वैक्सीनेशन हो रही है, वो सब पलाई चार्जेस में शामिल होती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वाज भाई आप सब छोड़कर अपना फार्म जरूर खोलें, जितने सब्सक्राइबर्स हैं 200 प्लस जानवर इजीली मिल जाएंगे आपको पलाई के लिए। ये साल बस थोड़ी हिम्मत कर लें, सारे काम छोड़कर रेंट पर फार्म खोलना बनता है इन गड्ढा ओनली। अच्छा ये यकीन करें ऐसा टॉपिक है जिसपे मुझे कमेंट्स में भी बहुत जो है वो कहा जाता है, और जब मैं मंडी में या कहीं बाहर मुझे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स मिलते हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई आपके सारे दोस्तों ने जो है वो फार्म खोल लिया, आप कब खोलेंगे फार्म। देखिए मैं इस हवाले से ना एक डिफरेंट अप्रोच रखता हूँ। मैं बेसिकली कह सकते हैं कि सही टाइम और सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली जो भी काम करता हूँ ना, मैं थोड़ा R&D बेस पे काम करता हूँ। यानी कि नॉलेज तो देखिए सारी इंटरनेट पे भी और हर जगह पे मौजूद है। आप काम स्टार्ट करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आपको हर चीज़ की नॉलेज जो है वो मिल जाएगी और आप जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट मेरा अपना जो नज़रिया वो ये कि थोड़ा सा ना मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे चीज़ों को जो है वो ज़्यादा लेके जाता हूँ। तो उसके लिए जाहिर सी बात है, आप R&D करते हैं तो आपको एक बजट की एक अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो वो एक आपके जो फार्म के एक्सपेंसेस है या जो आपका जो अर्निंग हो रही है वो उससे बिल्कुल एक हटके चीज़ होती है। तो फिर अगर जाहिर सी बात है, अगर आप ये काम करते हुए R&D करेंगे तो फिर आप खुद तो कुछ नहीं कमा सकते। तो अभी जो मैं मुर्गियों का भी काम कर रहा था उसमें मैंने कमाया शायद बहुत कम है और पैसा लगाया बहुत ज़्यादा है। वो क्या, मगर उससे मैंने सीखा बहुत कुछ है। बहुत कम टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं समझ लें, मैं ये कह सकता हूँ कि जो चीज़ मैं अगर 2 साल में सीखता तो मैंने R&D करके या चीज़ों में जल्द से जल्द पैसा लगा के वो एक्सपेरिमेंटेशन करके मैंने 1 साल या उससे भी कम अरसे में चीज़ों को सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी कुछ इस तरह के हालात है नहीं कि मैं जो है वो फार्म खोल सकूं, मगर अभी भी मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है 1 महीने बाद खोलूं, हो सकता है 2 साल बाद खोलूं। तो ये अभी ये चीज़ें मेरे जो है वो भी मेरी अभी किसी कैलकुलेशन में नहीं है चीज़ें कि मुझे कब करना है, काम स्टार्ट करना है। शौक बहुत है, इरादा बिल्कुल पुख्ता है। दिल बहुत करता है कि अभी जाऊं और कोई फार्म देखूं और एक वीडियो बनाऊं, अनाउंस कर दूं कि भाई मैंने फार्म खोल लिया है। बट मेरी एक आदत है कि मैं चाहता हूँ चीज़ों को ना उनके लेवल पे आके किया जाए, ताकि मैं ना अपना नुकसान करूं ना मैं किसी दूसरे का नुकसान करूं। तो खैर अभी बहरहाल फार्म के वाले से तो ये अप्रोच है। इंशाल्लाह इरादा बिल्कुल है, खोलेंगे इंशाल्लाह फार्म भी अपना। बस आप दोस्तों से दुआओं की दरख्वास्त है कि कुछ ऐसे हालात हो जाएं, आसानियाँ हो जाएं, जो चीज़ मैं जिस तरीके से लेके चलना चाह रहा हूँ वो चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाए तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो फार्म भी खोलेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा वाज भाई, गोश्त के जायके का तजुर्बा कैसा रहा? सुना है फार्म के जानवर का गोश्त मज़ेदार नहीं होता है, इसमें हीक होती है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने अभी भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जैसा नॉर्मल गोश्त होता है वैसे ही था। माशाल्लाह मेरे बछड़े का तो गोश्त बहुत अच्छा निकला। और कसाई ने भी ये बात कही थी कि आज भी आपके बछड़े का गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी उनके ध्यान में ये था कि फार्म का जानवर है तो शायद बहुत ज़्यादा चर्बी का कंटेंट निकलेगा, मगर चर्बी भी कम निकली थी और गोश्त माशाल्लाह जायकेदार भी था और हींग वगैरह कुछ भी नहीं थी। माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन ज़बरदस्त गोश्त निकला है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाज भाई 40K पर मंथ पलाई के चार्जेस तो आपने बहुत ज़्यादा लगाए हैं, 25 से 30 में भी पल जाता है जानवर। देखें जानवर की जो पलाई होती है ना, अब देखें अगर अभी मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं, जो 12-13 दिन मैंने जानवर अपने पास रखा है बछड़ा, तकरीबन 1000 रुपये पर डे जो है मुझे कॉस्टिंग आ रही थी। जो मैं वंडा दे रहा था उसको ना, तो उस पर इतनी कॉस्टिंग आ रही थी। वो तो खैर चले मैं कम क्वांटिटी में ले रहा हूँ तो मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था। अगर मिसाल है मैं 700 रुपये भी रखता हूँ, जो फार्मर जो बल्क क्वान्टिटी में लेते हैं राशन, अगर मैं 700 रुपये पर डे भी रखता हूँ तो उस हवाले से जो राशन है उसकी ही कॉस्ट तकरीबन इतनी आ जाती है कि आपको 20,000 से ऊपर का उसको जो है वो वंडा पड़ जाता है। उसके बाद फिर देखें फार्म की पूरी कॉस्टिंग है। अच्छा ये काम तो मैं खुद ही कर रहा था, बछड़े की देखभाल मैं खुद कर रहा था, मगर आप जो फार्म पे जानवर देते हैं जाहिर सी बात है उसके लिए लेबर होती है, फिर वो फार्म का अपना एक रेंट होता है, फिर वहाँ पे उसकी सारी वैक्सीनेशन होती है, मेडिकेशन होती है, उसके खुर बनवाए जाते हैं, सींग अगर बनवाना चाहें सींग बनवाए जाते हैं, सारा जो है उन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। फिर जो फार्मर है जाहिर सी बात है वो काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको भी अपना प्रॉफिट रखना है। और फिर जो वेट कैटेगरी होती है उस हिसाब से फिर इनके रेट्स होते हैं। जो जैसे जाहिर सी बात है जैसे आप वेट रखेंगे जानवर का उसी हिसाब से उसकी जो है वो कॉस्टिंग उसकी पलाई की आएगी। तो अब जाहिर सी बात है, अब अगर वनडे पे जानवर पलेगा, देखिए जानवर अभी भी आप अगर किसी फार्मर को दें, आप बोले नॉर्मल मेरा जानवर पाल के दे, तो शायद वो आपको 20-25 हज़ार रुपये में पाल के दे देगा। नॉर्मल जो भूसा भूसी और ये कुत्तर मिला के खिलाई जाती है उस पर तो पल जाएगा। बट जब आप उसको राशन देंगे, वंडा देंगे, इसमें जैसे चनाट्टी होता है, दलिया होता है और आपका जो है वो छिलका होता है, और खल होती है, इस तरह फिर उसमें मिनरल्स जो ऐड किए जाते हैं,
बहुत सी चीज़ें उसमें ऐड की जाती है जिससे जानवर में रिजल्ट आता है, उसमें प्रोटीन लेवल बढ़ता है, उसमें मसल बिल्डिंग होती है, वो सारे रिजल्ट्स आपको नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सारी कॉस्ट उसकी इसमें शामिल होती है, जब ही जाके जो है वो जानवर में रिजल्ट आना जो है वो रिजल्ट आता हुआ नजर आता है। तो खैर ये पलाई जो भी चल रही है नॉर्मली, वो मैंने वहां से फिगर ली थी और तकरीबन आपको मोस्टली फार्म्स पे आपको तकरीबन इतनी ही पलाई मिलेगी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज भाई आपका दोस्त कितने मन का था? ये मैंने जिक्र भी कर दिया, तकरीबन 7.5 मन के अराउंड था बछड़े का मीट वेट, अगर मैं कहूँ तो 7.5 मन के अराउंड था उसमें माशाल्लाह। तो ये भाई दोस्तों कुछ क्वेश्चंस थे जिसकी बेस पे आज हमने ये ब्लॉग किया है। और इसमें क्या चीज़ें आप समझते हैं कि इसमें एडिशन होना चाहिए, या कुछ चीज़ें जो एग्री या डिसएग्री आप जो भी इन बातों से करते हैं, आप कमेंट्स में जो है वो लाजिम मुझे बता सकते हैं। तो अब ये कि इंशाल्लाह इस तरह के जो टॉपिक्स को लेके चलेंगे। और जो अभी मैं नेक्स्ट जो टॉपिक्स अपने जहन में सोच रहा हूँ ये कि भाई अगर हमें पलाई के लिए जानवर खरीदना है तो हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, और कोशिश ये करनी है कि भाई कम से कम रेंज में ख़रीदना है। अगर हम इस हवाले से फार्म्स के विजिट करें या मंडी के विजिट करें तो हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो ये इंशाल्लाह सीरीज़ लेके चलेंगे। मुझे भी इंशाल्लाह बछड़ा लेना है, मगर अब ये नहीं पता कि कब लेना है। अब ये सीरीज जब लेके चलेंगे तो अगर मैं भले नहीं भी लेता अभी, मगर ये होगा कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। और इंशाल्लाह वीडियोस के जरिए आप भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे कि भाई किन फार्म्स में जा रहे हैं, हमें क्या रेट मिल रहे हैं, कौन सी नस्ल के क्या रेट मिल रहे हैं, मंडी में जा रहे हैं तो अगर ये पलने वाला जानवर है तो हमें इसके क्या रेट मिल रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, इस तरह की सीरीज को लेकर चलना चाहिए? आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बाकी दोस्तों इस ब्लॉग के लिए इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।